दोस्तों नमस्कार। सब कुछ पता था या फिर कुछ भी पता नहीं था। राजनीतिक तौर पर बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका संगठन इतना व्यापक है कि इस देश के भीतर जिले दर जिले उसके दफ्तर बनकर खड़े हो चले हैं। न सिर्फ उसका अपना कैडर बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की कतार इस देश में गांव खेड़े तक पहुंची हुई है। आईबी की रिपोर्ट बार बार अंदरूनी तौर पर तमाम सर्वे करके सरकार को जानकारी दे ही देती है। इस देश के भीतर में समूची नौकरशाही सत्ता के अनुकूल लगातार बैंड बजा रही है। इस दौर में मेन स्ट्रीम मीडिया भी सरकार के लिए ही है। फिर भी चूक कहां पर हो गई जो पहले और दूसरे चरण की वोटिंग ने एक इतना बड़ा झटका दे दिया, जिसमें दो संदेश तो खुले तौर पर इस देश ने देख लिए। पहला संदेश था कि दक्षिण के भीतर राजनीतिक जमीन बन नहीं पा रही है, और दूसरा संदेश था कि हिंदी पट्टी में अपनी ही राजनीतिक जमीन को गंवाने की स्थिति में बीजेपी खड़ी हो गई है, क्योंकि दक्षिण की हवा बीजेपी के अनुकूल नहीं और हिंदी पट्टी में वोटर घर से बाहर निकल नहीं रहा है। पहले चरण तो ठीक था, लेकिन दूसरे चरण ने भी अगर यही मैसेज दे दिया तो इसके बाद एक दो नहीं कई संदेश हैं जो बीजेपी के भीतर हड़कंप मचाने लगे हैं। आने वाले वक्त में बीजेपी का जो भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में जाएगा उसके जहन में एक ही सवाल लगातार रेंग रहा है, एक ही चेहरे के भरोसे तो हम चुनाव मैदान में कूदे और उसी चेहरे के भरोसे राजनीति डगमगाने क्यों लगी। जो मैसेज निकल कर आ रहा है उसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर अंडर करंट जो महसूस किया जा रहा है वो तीन राज्य अपने बूते 30 सीटों का झटका बीजेपी को दे सकते हैं। जी, 30 सीट। और इस 30 सीट के झटके का मतलब बहुत साफ है कि एक झटके में बीजेपी 303 से 270 पर आकर खड़ी हो गई। लेकिन हम इस करंट को इतना बड़ा नहीं मानते हैं। सवाल है कि पहले चरण में 102 सीट और दूसरे चरण में 88 सीट यानी 190 सीट की सिचुएशन को आज परख लीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे चरण ने जो मैसेज इस दौर में दिया है वह वोटिंग परसेंटेज कम होते क्यों जा रहा है। राजस्थान में तकरीबन 4.5%, महाराष्ट्र के भीतर 3.5 से 4%, बिहार के भीतर 6%, उत्तर प्रदेश में 9.5%। एकमात्र छत्तीसगढ़ ही हिंदी पट्टी की जगह है जहां पर वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 1% कम हुआ है। बाकी तमाम जगहों पर अगर इस रफ्तार से वोटिंग परसेंटेज कम है और वो तमाम वोटर माने जा रहे हैं कि वह बीजेपी के हक में ही खड़े रहे। यह पहला संदेश है इस दो चरणों की वोटिंग को लेकर। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है क्या वाकई बिहार और उत्तर प्रदेश के भीतर यानी अखिलेश यादव और तेजस्वी को लेकर जो वोटिंग पैटर्न है क्या उनके अनुकूल हो गया है, या वो मानकर इस दौर में भी वोटर चल रहा है कि दरअसल राज्यों के चुनाव अलग होते हैं, केंद्र के चुनाव अलग होते हैं, तो फिर यादवों के पक्ष में वह पक्ष वोट नहीं डालेगा जो इससे पहले नहीं डालता था, या इस बार कहीं वह यू टर्न तो नहीं ले चुका है। यह दूसरा बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल है कि जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मंगलसूत्र तक लेके आए और मुस्लिमों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, वो मैसेज जमीन तक चला गया क्या, और गरीबों के भीतर क्या वाकई यह सवाल बड़ा हो गया क्या कि वह असुरक्षित हो जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार आ गई या फिर इंडिया की सरकार आ गई। और इसके पक्ष में एक दूसरा मुद्दा भी है, यह मुद्दा संविधान से जुड़ा है। क्या वाकई 400 पार का नारा इसलिए लगाया जा रहा था कि संविधान 400 पार की परिस्थिति में ही बदला जा सकता है? यह मैसेज भी क्या जमीन तक चला गया? ये दो तीन ऐसे मैसेज हैं जिसके दायरे के भीतर में वोटरों को अगर परखिएगा तो फिर वही सवाल उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर, क्या वाकई मायावती का वोटर जो दलित वोट बैंक था, जो एक झटके में खिसका था, जाटव को अगर छोड़ भी दें तो बाकी जो वोट थे क्या वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं? क्या यह सवाल बिहार के भीतर भी है?
इन सवालों के इर्द गिर्द बहुत साफ तौर पर जो तस्वीर उभर रही है, उन तस्वीरों को जरा परखने की आज कोशिश कर लीजिए। 102 और 88 यानी 190 सीटों पर वोटिंग हो गई है। बीजेपी ने पहले चरण में 40 सीटें उसके पास थी, दूसरे में 54 यानी कुल 94 सीटें थी। जो तमाम सीटों से जो जानकारी आई उसमें जो अलग अलग मुद्दे रहे, वो मुद्दे धर्म के आश्रय हैं, वो मुद्दे जाति के आश्रय हैं, वो मुद्दे आरक्षण को लेकर हैं, वो मुद्दे संविधान को लेकर हैं, वो मुद्दे प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए मैनिफेस्टो जो कांग्रेस का है उसको लेकर हैं, विरासत का मुद्दा। इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द तमाम बातों को परखा और टटोला गया और यह बात बहुत साफ तौर पर निकल कर आई कि शहरी मिजाज और शहर में भी जो महाशहर के तौर पर, जैसे बेंगलोर शहर है, बेंगलोर के भीतर में बेंगलोर ग्रामीण हो, बेंगलोर उत्तर हो, केंद्रीय हो या फिर दक्षिण हो, इन जगहों पर वोटिंग परसेंटेज सबसे कम स्थिति में क्यों आकर खड़ा हो गया। हमारे जो तमाम रिपोर्टर सहयोगी हैं उनसे जो बातचीत हुई, वहां पर जिन लोगों से बातचीत हुई, उसमें दो बातें निकल कर आई। पहली बात, एक तो लगातार 3 दिन की छुट्टियां थी, शहरी मिजाज छुट्टी की दिशा में चला ही जाता है, तो उसने तय कर लिया कि वह छुट्टी की दिशा में चला जाए। आप कहेंगे यह ठीक नहीं है, हम अभी सिर्फ बेंगलुरु का जिक्र कर रहे हैं। दूसरी परिस्थिति थी कि दरअसल राज्य में जो चुनावी परिवर्तन हुआ है और उस चुनावी परिवर्तन में जो वादे किए गए थे, इस दौर में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने बड़ी तादाद में उन बातों को पूरा कर दिया जिसका जिक्र इससे पहले बोहमई करते जरूर थे, यानी बीजेपी करती जरूर थी, पूरी नहीं हो पाती थी। तो कर्नाटक के भीतर एक अंडर करंट अगर बीजेपी के खिलाफ नहीं गया तो बीजेपी को लेकर साइलेंट हो गया और इसका असर यह हुआ कि सबसे ज्यादा सीटें अगर कहीं हेरफेर हो रही है तो वह कर्नाटक की ही सीट है और यहां पर तकरीबन 12 सीटें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। कर्नाटक की 12 सीट। दूसरा राज्य राजस्थान का है। राजस्थान के भीतर भी यह सवाल बड़ा हो गया। वहां जिस तरीके से दिल्ली से एक व्यक्ति को उठाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, मैसेज बहुत साफ गया, उम्मीदवारों की कोई अहमियत नहीं और जो दिल्ली तय करेगी उसी के हिसाब से चलना होगा। एक झटके में सारी जो उम्मीद और लोकप्रियता या जो जागरूकता थी वह दिल्ली को लेकर कहीं गुम हो गई और राजस्थान में पहली बार जो वोटिंग पैटर्न नजर आया उसमें जोधपुर 5%, हम 5% के ऊपर की स्थिति बतला रहे हैं। 5% का मतलब बहुत साफ होता है कि दरअसल किसी भी हालत में सत्ता बच नहीं सकती है। 5% का मतलब किस रूप में प्रभावी होगा, इसका दूसरा हिस्सा यह है कि अगर वहां पर लगातार 2 लोकसभा चुनावों में सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली और इस बार अगर आधे दर्जन सीटों पर 5% से कम की वोटिंग हुई और पहले चरण में लगभग 6 सीटों पर यानी 25 में से 11 सीटों पर अगर 5% से कम वोटिंग हुई है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि अपनी सत्ता को लेकर एक हवा जो विरोधी हवा है, उस विरोधी हवा पर खामोशी बरती गई और बाहर वोटर निकला ही नहीं, यानी वो बीजेपी का वोटर है। जोधपुर का इलाका पाली 5.5% नीचे आ गया, राजसमंद 6.5% नीचे आ गया, भीलवाड़ा 5.25% नीचे आ गया, अजमेर लगभग 7.5% नीचे आ गया, टोक सवाईपुर लगभग 7% नीचे आ गया। और ये पूरी फहरिस्त है जो बतलाती है कि 11 सीटों पर किस रूप में कैसे असर पड़ा होगा। हम उन सीटों पर आते हैं जहां पर असर पड़ा होगा, क्योंकि अगर 12 सीट कर्नाटक की प्रभावित हो रही है तो यही 12 सीटों की स्थिति राजस्थान के भीतर भी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 12 सीटें, ये 12 सीटें दरअसल एक ऐसी चुनौती के दायरे में है राजस्थान के भीतर जो शायद अंदरूनी तौर पर बीजेपी के संगठन, बीजेपी के नेताओं और आरएसएस के साथ जो तालमेल था उसको डगमगाने की स्थिति में यह परिस्थिति आकर खड़ी हो जाएगी। अब सवाल है कि कर्नाटक और राजस्थान, उसके बाद तीसरा राज्य महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र के भीतर ओवरऑल जो वोटिंग हो रही थी उस वोटिंग में 3.5% एवरेज की कमी है। कुछ जगहों पर यह 5%, 7%, 9% तक गया है। यह स्थिति इससे पहले कहां थी? और खास तौर से अगर आप ध्यान दीजिए, वर्धा, यवतमाल, हिंगोली, अकोला, बुल्ढाना, अमरावती, परभणी, इन तमाम जगहों पर जो एवरेज वोटिंग होती रही, एवरेज वोटिंग का मतलब पिछले 3 चुनाव को हम ले रहे हैं,
उससे भी कम की वोटिंग इन जगहों पर निकल कर आ गई। और यह स्थिति नागपुर में भी आ गई, जहां से नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार किसी तरह बढ़ाया था 2%, इस बार वो और नीचे आकर खड़ा हो गया। तो क्या राजनीतिक तौर पर अपना ही वोटर ना निकले तो इसके बाद भी आकलन सिर्फ हार जीत का होगा, या पार्टी बचाने की लड़ाई शुरू हो जाएगी? अब यहां पर सवाल है कि वो कौन सी सीटें हैं, किन राज्यों की कितनी सीटें हैं, इसको जरा परख लीजिए, जो पहले और दूसरे चरण को लेकर हो रहा था। लेकिन यहां पर एक खुशबू प्रधानमंत्री की जरूर लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सामान्य तौर पर अपने भाषण ऐसा नहीं देते हैं। आरोप प्रत्यारोप का जिक्र नहीं है। अब वो कह रहे हैं मैं तीसरी बार जीत गया तो मैं आपके लिए क्या कुछ नहीं कर दूंगा। इस अंदाज को देखिए जरा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इस कर्ज को उतारने के लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और तीसरे कार्यकाल में आपके हित में, देश के हित में और ज्यादा बड़े फैसले देश लेने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री इस बात से वाकिफ हो चले हैं, 543 सीटों में से 190 सीटों पर वोटिंग हो गई है। उस 190 के बाद इस देश की 353 सीटें बची हुई हैं। बीजेपी के पास 94 सीट थी, लेकिन 94 में से 38 सीटों पर संकट मंडराने लगा है। यानी मैसेज बहुत साफ है कि 303 से घटकर 265 की स्थिति में क्या वाकई दूसरे चरण में ही बीजेपी आकर खड़ी हो गई है? आप सोचेंगे राज्य दर राज्य वो चीजें आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर वोट शिफ्ट हो रहे हैं, जो खास तौर से जिक्र इस बात का है कि क्या अखिलेश यादव के पक्ष में और वोटर जो है वह भी शिफ्ट हो रहा है। 10 सीटें बीजेपी के पास थी उत्तर प्रदेश में, जितनी सीटों पर वोटिंग हुई उसमें 5 सीटें वो गंवाने की स्थिति में है। राजस्थान में 24 में से 12 का संकट है, लेकिन 8 पूरी तरीके से उसके हाथ से निकलने की स्थिति में खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र के भीतर 7 सीटें थी जो उसके पास थी, जितनी जगहों पर वोटिंग हुई है उसमें से 4 सीटों पर खतरा मंडरा रहा है, और 3 सीट जो एकनाथ शिंदे की है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। असम की 7 सीटें उसके पास थी, दोनों चरणों को मिलाइए तो उसमें से 3 सीट पर खतरा मंडरा रहा है। बिहार के भीतर बीजेपी के पास जो 2 चरण की वोटिंग हुई उसमें सिर्फ एक ही सीट थी, वह सीट उसके पास आ जानी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिहार में नीतीश कुमार के पक्ष में बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। यह दूसरे चरण में नजर आने लगा, और नहीं ट्रांसफर करें या फिर घर से नहीं निकले, बीजेपी का बड़ी तादाद में वोटर का ना निकलना, क्योंकि दूसरे चरण में 5 में से 4 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड थी और उन जगहों पर वोटिंग परसेंटेज एकदम डाउन हो गया। आप कहेंगे क्या वाकई स्थिति बिहार की इतनी नाजुक है? जी, चूंकि पहले चरण में गठबंधन वाले दलों का ही हिस्सा ज्यादा था, तो उसमें आप मानकर चलिए कि जो मांझी की सीट है गया, वह एक लिहाज से पक्की है जीतने लायक। दूसरे भागलपुर में अपर हैंड है, लेकिन औरंगाबाद, नवादा, जमुई, कटिहार, पूर्णिया, बांका तमाम जगहों पर बड़ी नाजुक स्थिति है, और 4 सीट इनमें से खतरे की घंटी बजा रही है। उत्तराखंड की 2 सीटें खतरे की घंटी बजा रही है 5 में से। छत्तीसगढ़ में एक राजनांदगांव की सीट घंटी बजा रही है। कर्नाटक में 26 में से 12 सीट। हमें लगता है ये 12 सीटों का जो जिक्र हो रहा है उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि दूसरे चरण में ही बड़ा झटका बेंगलोर शहर तक में लगने का जिक्र हो गया, और इसमें खासतौर से बेंगलोर केंद्रीय में जो पीसी मोहन खड़े थे और बेंगलुरु दक्षिण में जो तेजस्वी सूर्या है, उनके लिए भी स्थिति नाजुक हो गई है। जो पूरा वोटिंग पैटर्न नजर आया है वो उनके लिए खतरे की घंटी है। इसके अलावे एक लंबी फहरिस्त है इन जगहों पर जो सीट नजर आती है, लेकिन उसके साथ साथ हम आगे भी चलें। पहले छत्तीसगढ़, कर्नाटक की जो 12 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, उन 12 सीटों में दूसरे चरण की 7 सीटें खुले तौर पर नजर आती है, जिसमें चिकमंगलुरु, हासन, चित्रदुर्ग, तुमकर, मांड्या,
चामराजनगर, बेंगलुरु 2 सीटें जिसका जिक्र हो रहा है, दक्षिण और सेंट्रल की सीट, और कोलार की सीट भी बड़ी महत्वपूर्ण है जो उस लिहाज से फंसी हुई है। पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, 6 सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन वहां पर एक सीट मुश्किल वाली है जो इस दौर में खास तौर पर मोदी सरकार में गृह मंत्रालय में स्टेट मिनिस्टर हैं उनकी सीट, और दूसरी सुकांता भट्टाचार्य की सीट भी मुश्किल में फंसी हुई है। यह स्थिति मध्य प्रदेश के भीतर में मजबूत स्थिति में बीजेपी जरूर है। 11 सीटें बीजेपी के पास जहां पर वोटिंग हुई है, उसमें सिर्फ 2 सीट नाजुक स्थिति में, एक मंडला और दूसरा दामोह की स्थिति। यह बहुत नाजुक स्थिति है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी 2 में से 1 सीट मुश्किल है, मेघालय की 1 सीट मुश्किल है, और उसके बाद अगर आप सीटवार आइएगा तो महाराष्ट्र के भीतर रामटेक, चंद्रपुर, भंडारा, यवतमाल, वर्धा, नांदेड़ और नागपुर भी, जहां से नितिन गडकरी चुनाव लड़े हैं। राजस्थान में दौसा, करौली, भरतपुर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, इसके पैरेलल में अजमेर, पाली, टोंक, राजसमंद और जयपुर ग्रामीण का क्षेत्र भी। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, मथुरा, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, पीलीभीत। यहां जरा समझने की जरूरत है एक चीज और, जाट वोट बड़ी तादाद में बीजेपी के खिलाफ राजस्थान में गया, वही जाट वोट क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर भी बहुत खिलाफ में गया, या वो साइलेंट हो गया? ये साइलेंट वाला हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप खिलाफ जाते हैं तब तो दुगना असर करता है, लेकिन साइलेंट होते हैं तो वो एक तरफा असर करता है, यानी उतने वोट आप मैदान में देने के लिए उतरे नहीं। तो ये नई स्ट्रेटजी जो कम वोट देने की है, उसमें खास तौर से जो अंडर करंट मुद्दों का जिक्र बार बार हो रहा था, वह मुद्दे एक झटके में बिखरते चले गए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार कांग्रेस खास तौर से यह बता रही है कि संविधान के जरिए आपको मिला, और दूसरी तरफ बता यह भी रही है कि संविधान ही बदलने की दिशा में यह आगे बढ़ रहे हैं। 2-3 भाषण नहीं, बल्कि इस दौर में हमने ध्यान दिया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन दोनों के भाषणों को अगर देखिएगा तो लगभग प्रियंका गांधी ने 4 भाषणों में जिक्र किया किस तरीके से संविधान को बदलने को लेकर ये अपने सांसदों से बुलवाते हैं, और राहुल गांधी ने कहा कि संविधान ही आपको सब कुछ देता है, अब उसी को बदल देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मैसेज नीचे तक गया, और नीचे तक गया तो इसका असर यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज और जो शहरी इलाके हैं और जो महानगर वाले इलाके हैं उनकी तुलना में ग्रामीण इलाकों में 2% की वोटिंग में कमी आई है। बाकी वोटिंग की कमी ज्यादातर गांव से बाहर निकलते ही वो वोटिंग की कमी बहुत साफ तौर पर दिखाई देने लगी। लेकिन क्या यह मुद्दा गया है और किस अंदाज में खास तौर से राहुल और प्रियंका का हमने जिक्र किया, तो इन दोनों की स्थिति को सुनिए, क्योंकि दर्जन भर मीटिंग में राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। संविधान से हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार, उनकी आवाज और आरक्षण मिला है। संविधान से पहले राजा महाराजा हिंदुस्तान पर राज करते थे। अगर आज हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास अधिकार हैं, आवाज है, तो संविधान ने ये आवाज और ये अधिकार दिए हैं। कि भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। देखा है आपने, सुना है, टीवी पे देखा। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने इस देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं। क्या आने वाले 5 चरणों में भी पहले 2 चरण के लिहाज से वोटिंग होगी? क्योंकि अपने तौर पर जो भाषण है वो दरअसल एक परसेप्शन बनाने की दिशा में जाता है, जिस संविधान को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका जिक्र कर रहे हैं, या उससे पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जिक्र करते चले गए। सवाल पहली बार यह है कि जो पहले 2 चरण में वोटिंग का पूरा स्टाइल है
वो स्टाइल अगले 5 चरणों में भी क्या इसी तरीके से रहेगा? असल लड़ाई हिंदी पट्टी की अब शुरू हो रही है, क्योंकि अब रायबरेली और अमेठी की सीट का भी ऐलान होना है। राजनीतिक तौर पर अगर इन 2 चरणों को एक आइडियल सिचुएशन में लेकर आप आते हैं तो आपको जानकर हैरत होगी कि अभी जो 190 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें अगर 38 सीटों पर चुनौती की स्थिति में बीजेपी खड़ी हो गई है, यानी उसकी सीटों की संख्या 265 पर आ गई, उसके बाद की परिस्थिति है इस हिंदी पट्टी को लेकर, खास तौर से क्योंकि दक्षिण का एक ही राज्य है जहां पर तेलंगाना है, जहां पर बीजेपी अपनी मौजूदगी दिखा सकती है। आंध्र प्रदेश में उसकी मौजूदगी कोई बहुत व्यापक होगी, यह इसलिए मुश्किल सवाल हो गया क्योंकि तमिलनाडु के भीतर और खास तौर से कर्नाटक के भीतर वहां पर डीएमके और यहां पर जेडीएस, उसके आश्रय भी बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिला है। तो सवाल यह है कि चंद्रबाबू नायडू के जरिए क्या बीजेपी को लाभ मिलेगा या खेल उल्टा हो रहा है? पहली बार हवा ऐसी है कि बीजेपी के साथ जो खड़े हैं उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि कर्नाटक में जेडीएस और तमिलनाडु में डीएमके दोनों को बहुत लाभ वोटिंग पैटर्न के हिसाब से नहीं हुआ है। अब सवाल है कि अगर यह स्थिति है तो एकमात्र राज्य उसके बाद तेलंगाना बचा। तेलंगाना के भीतर बीजेपी ने जो पिछली बार सीटें जीती थी उसको बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, यह सवाल बड़ा हो गया है। क्योंकि इस दौर में बीआरएस के पूर्व मुख्यमंत्री जो तेलंगाना के हैं, उनकी बेटी अभी भी जेल में है। तो राजनीतिक तौर पर यह टकराव बीजेपी चाहती है कि चुनाव के वक्त रहे जिससे मुकाबला हर सीट पर त्रिकोणीय हो और लाभ उनको मिल जाए, क्योंकि बाकी 2 के वोट बट जाएंगे। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि पहली बार वोटिंग स्टाइल भी सीधे वाला है, यानी 1 to 1 की स्थिति में पूरा वोटिंग स्टाइल है। किसी तीसरे को वोट देने की स्थिति में वोटर तैयार ही नहीं है। या तो मोदी है या नहीं है। सवाल यह नहीं है कि बाकी 2 में से किसे चुना जाए, यह सवाल पहले 2 चरण में गायब हो गया। किसी तीसरे की जगह वोटर के जहन में बिल्कुल नहीं है, यह बहुत साफ तौर पर नजर आया। अब यहां पर सवाल है कि अगर यह 265 का आंकड़ा आ गया और इसके बाद जो 353 सीटों पर वोटिंग होनी है उसी में से तो 265 सीट बीजेपी के पास है, जो सबसे हाईएस्ट परिस्थिति में है। और अगर इस पैटर्न पे काम करते हैं तो क्या बीजेपी 200 के नीचे जा रही है? यह एक राजनीतिक तौर की परिस्थिति है, लेकिन मैसेज फिर एक क्षण के लिए समझ लीजिए, यह तभी संभव है जब अखिलेश यादव के पक्ष में उत्तर प्रदेश की दलित वोट जाने लग जाए। यह तभी संभव है जब बिहार के भीतर पहली बार यह मैसेज सामने उभर कर आ जाए कि अगर आरजेडी को वोट दे रहे हैं तो इसका असर दिल्ली की सत्ता पर होगा। कैंडिडेट को जिताने के लिए वोटिंग बिहार और यूपी में नहीं हो पा रही है। दोनों का मैसेज अपने तौर पर यह भी है कि अगर दिल्ली की सत्ता बदल रही है, जो पश्चिम यूपी में हल्के कई सीटों पर नजर आया, क्यों वोट दे रहे हैं? क्योंकि निशाने पर उम्मीदवार से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी की छवि है, उनकी नीतियां हैं, उनके गवर्नेंस के तौर तरीके हैं। और इस दौर में जो 400 पार से फिसलते फिसलते वो कहां पर आकर खड़े हो गए, ये बड़ा तात्कालिक होता है। ये दरअसल फ्लोटिंग वोट के तौर पर होता है, और फ्लोटिंग वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 3.5-4% रहता है, जो फ्लोटिंग वोट रहता है, इधर से उधर जाने की स्थिति में आता है। वो वोट क्या वाकई असरकारक हो रहा है इस दौर में, क्योंकि मैटर कर रहा है, या वो साइलेंट हो गया है? यह भी एक स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान, इन 3 राज्यों को परखें तो बहुमत से नीचे तो ऐसे ही ये सीटें आ रही है। यानी 272 के आंकड़े को छूने को बीजेपी तैयार नहीं हो पा रही है इस 3 राज्यों की परिस्थिति को देखकर। और यह परिस्थिति धीरे धीरे व्यापक और इसलिए होगी क्योंकि असल में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के गढ़ में अभी चुनाव हुए नहीं हैं। यह तो सिर्फ शिवसेना की मौजूदगी जो विदर्भ के इलाके में कुछ थी, वहां पर यह मैसेज आ रहा है। राजस्थान पूरा हो गया, जो मैसेज बहुत साफ है, 50-50 का खेल है। कर्नाटक पूरा हो गया, जहां बहुत साफ है, 50-50 का खेल है। यह 50-50 का खेल क्या वाकई 272 तक ले जाएगा? लेकिन बाकी राज्यों में
कर्नाटक में कम हो गए, तमिलनाडु में है नहीं, केरल में है नहीं, तेलंगाना में मुश्किल हो गई, महाराष्ट्र में आपके सामने मुश्किल यूं ही आकर खड़ी हो चली है। और सवाल यूपी और बिहार की राजनीतिक जमीन का है, जो विपक्ष की राजनीति को साधने में जो माहिर नेता हैं वो कितना साध पाएंगे, यह अगर सवाल है तो फिर सवाल है कि क्या बंगाल में अगर सीटें 6 में से 1 गंवा रहे हैं तो इसके बाद भी कुछ गंवाएंगे। असम के भीतर में 3 सीटें गंवाने की स्थिति में आ चुके हैं, तो क्या और स्थिति डामाडोल होगी। नॉर्थ ईस्ट के भीतर की 2 सीटें गंवाने की स्थिति, उसमें एक अरुणाचल की सीट भी है, अगर ये स्थिति है, उत्तराखंड के भीतर की 2 सीट संकट में है, फिर हिमाचल में जब चुनाव होंगे तो वहां की कौन सी परिस्थिति आएगी। ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि राजनीतिक तौर पर जो मुद्दे इस देश को प्रभावित कर रहे हैं उसका खेल अब शुरू होगा, और उससे पहले का ही हवा उसने 272 के नीचे लाकर पटक दिया है राजनीतिक तौर पर। इसीलिए 2024 के चुनाव का हर चरण बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हर चरण के बाद जिस व्यक्ति, जिस छवि के इर्द गिर्द पूरा चुनाव हो रहा है, उन्हीं के भाषणों के जरिए आप राजनीति को समझ भी सकते हैं कि दरअसल दिशा क्या हो चली है। और यह घबराहट पहली बार बीजेपी के भीतर समाने लगी है। कल इस पर चर्चा होगी कि दरअसल बीजेपी के भीतर का संकट क्या है, और सवाल यह है खतरे की घंटी अगर बज रही है तो पहली बार उस खतरे की घंटी से आगाह कोई करेगा, या आगाह नहीं करते हुए इस खतरे को मोल लेने के लिए वह पूरी बीजेपी तैयार तो नहीं है, जो सब कुछ साधते हुए भी उसकी हथेली इस दौर में खाली कर दी गई। तमाम कद्दावर नेताओं की एक लंबी फहरिस्त इस दौर में हाशिए पर है। इंतजार करते हैं, लेकिन कल इस पर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।